हफ्ते की शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से आज फिर है कमजोरी के संकेत और सेंचुरी मारता हुआ एग्जीक्यूटिव 100 अंक जीते, लेकिन तेज गिरावट के साथ खुलने पर खरीदारी के मौके हैं या फिर रहना है फिर से सावधान। बेहद अहम हफ्ते की हम करने जा रहे हैं शुरुआत। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, वीकेंड पे कुछ और करने का टाइम मिला या ऐसी पढ़ने पढ़ाने में रह गए, लेकिन हाँ ये हफ्ता दीप मेरे ख्याल से बहुत 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 अहम हफ्ता है दो चीज़ों के लिहाज से। एक तो जो आप सबको पता ही है कि 22 तारीख को फेड की बैठक है, 23 तारीख को हमें पता चलेगा कि फेड ने जो कुछ कहा किया और जिस तरह के संकट और खबरों के बीच में दुनिया भर के बाजार इस वक्त हैं, उनका क्या कुछ आगे डायरेक्शन मिलता है। दूसरा ये कि इस हफ्ते हम लगाने जा रहे हैं आपके लिए वेल्थ चेक। यस सर, एब्सोल्युटली। 24 मार्च 2020 ये वो दिन है जब निफ्टी ने 7,500 का लो बनाया था और काफ़ी लोग इस दिन को मनहूस और पनौती के दिन के तौर पर देखते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि ऐसे ही वो दिन होते हैं जहां आपके लिए वेल्थ बनाने के बड़े मौके बनते हैं और निवेश करने के शानदार अवसर भी आते हैं। और इसीलिए हम इन्हें इस तरह के मौक़ों को और इस तरह के दिनों को वेल्थ क्रिएशन के तौर पर मनाना चाहते हैं, ताकि आपका इस तरह के बाज़ारों में डर दूर हो और आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। हम आपको बताएंगे पूरे हफ्ते बाजार के दिग्गजों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिसमें समीर अरोड़ा साहब तो आज सुबह 10:30 बजे जुड़ रहे हैं, रामदेव अग्रवाल साहब होंगे, मधु केला जी होंगे, साथ ही बसंत माहेश्वरी साहब होंगे, रिदम देसाई साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सारे दिग्गज होंगे जिनसे हम मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि आप वेल्थ किस तरह से बना सकते हैं। रमेश दमानी साहब भी हमारे साथ होंगे। ये होंगे एक बेहद स्पेशल हम रिसर्च भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। वो भी एक स्पेशल शो होगा मेरा और दीप के साथ कि किस तरह से कब और कैसे और कितनी वेल्थ बन सकती है। इस पर भी हमने काफ़ी कुछ काम किया है, किन एसेट क्लास में बन सकती है। और एक और रिसर्च आज हम रखने वाले हैं, बिल्कुल, वो ये कि बाजार में खरीदारी करने के लिए सबसे सही वक्त कब होता है। अच्छा, जी हाँ। उस पर हमने बिल्कुल नंबर्स के साथ डेटा क्रंचिंग करके एक रिसर्च आपके लिए लेकर आए। तो बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ें इस पूरे हफ्ते पर हमने आपको आई थिंक आप भी एक बढ़िया वेल्थ क्रिएशन पिक भी देने वाले हैं। मैंने ये भी सुना वेल्थ क्रिएशन पिक आज से हर रोज सुबह 9:45 पर एक बेहतरीन शेयर हम आपको बताएंगे जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है और लंबे समय में आपके लिए वेल्थ बनाने का काम कर सकता है। बढ़िया क्वालिटी स्टॉक, अच्छे वैल्यूएशन पर और अच्छे लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके लिए पैसा बनाने का मौका, ये एक हर रोज 9:45 पर। बिल्कुल सर। तो अनिल जी भी वेल्थ क्रिएशन पिक देंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी देंगे, वो दोपहर 2:45 बजे आप ले सकते हैं। और साथ ही बड़े नाम भी हमारे साथ रोज जुड़ने वाले हैं। तो वेल्थ क्रिएशन ये है हमारा फोका। और जो अनिल जी ने 2020 3 साल पहले अगर आप अपना समय रिवाइंड कर लें तब भी कहा था डर होता है तभी पोर्टफोलियो बनाने का वक्त होता है। अभी भी अनिल जी बाजार में डर फैला हुआ है, इस पर भी आपकी राय लेनी है। बट वेल्थ क्रिएशन एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूँ। आपने 3 साल पहले की बात की और दीप 3 साल पहले हमने फरवरी के महीने में आगाह किया था कि नहीं लेना है। मुझे लगता है कि हमारे चैनल की जो व्यूअरशिप और जो एक अलग लेवल पर दर्शकों के बीच में जो पहचान बनी थी उस कैंपेन के बाद बनी थी, जब हमने 12,400 से लगातार कहना शुरू किया कि बाजार से दूर हो जाइए। और उसके बाद जब 8,500 से नीचे बाजार आना शुरू हुआ तब हमने टुकड़ों में खरीदारी करने की राय दी थी। मुझे याद है अच्छे से, जिस दिन 7,500 का लो था उस दिन में हमने कहा था, और मैंने यहाँ तक कहा था कि मैं खुद अपनी एक इंस्टॉलमेंट आज डाल रहा हूँ। तब तक हम 80% पैसा डाल चुके थे। आखिर के 20% बच गए, नहीं डाल पाए, क्योंकि हमेशा आप कभी भी एग्जैक्ट बॉटम पर नहीं जा सकते। लेकिन उस समय भी ये चीज़ बहुत क्लियर थी। हमने कहा कि 6 हफ्तों में 6 शॉर्ट ब्लास्ट SIP और हमारी टीम ने जो डेटा बनाया आप सोचिए, आप सरप्राइज करेंगे दीप कि अगर आप उस वक्त SIP कर रहे थे 7,500 के वक्त से आज तक, तो जितनी आपकी SIP में कमाई हुई है शॉर्ट ब्लास्ट SIP में 3 गुना कमाई हुई। 3 गुना। तो कई बार ये होता है कि गिरते हुए मार्केट में आपका टाइम करना है, इस लिहाज से कि टुकड़ों में खरीदना है लेकिन बढ़ाकर खरीदना है, ये कई बार कारगर साबित होता है। राइट। तो ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेटा है जो पूरे हफ्ते हम आपको रखेंगे, जिससे ये कि आपका कॉन्फिडेंस गिरते हुए बाजार में निवेश के लिहाज से बढ़े। ट्रेडिंग एक अलग एक्टिविटी है, अलग स्किल सेट है, अलग काम है, बिल्कुल, लेकिन इन्वेस्टिंग एक अलग लॉन्ग टर्म, बोरिंग, कम मजा आने वाला, किक नहीं देने वाला, लेकिन बड़ा पैसा बनाने वाला लॉन्ग टर्म काम है। तो दोनों में एक फर्क है। आपकी माइंडसेट किस तरह की होती है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन किस तरह से आप
खराब समय में जब अपना निवेश बढ़ाते हैं तो Absolutely. आपको किस तरह से बड़ा फायदा हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पूरे हफ्ते पर आपको जानने समझने को मिलेगी, और साथ ही ये भी मिलेगा शेयर कौन से खरीदने, फंड कौन से खरीदने, इक्विटी में कितना पैसा लगाना है, डेट में कितना लगाना है, गोल्ड सिल्वर में क्या पैसा बनेगा, रियल एस्टेट में बनेगा, ये सारी बातों की इस पूरे हफ्ते हम आपको जानकारी देने वाले हैं विस्तार से। बोलिए, तो पूरे हफ्ते वेल्थ क्रिएशन अगर आपको बनानी है तो जी बिजनेस के साथ जुड़े रहें। अब आज का भी एक्शन समझते हैं सर, पहले तो आज के थोड़े ट्रिगर्स बता दें, फिर आपसे सवाल भी ट्रिगर पूछते सिर्फ हैं। देखिए ग्लोबल संकेत मिले जुले कह सकते हैं, अमेरिका में कमजोरी रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो यूबीएस है, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने क्रेडिट स्विस को 320 करोड़ डॉलर में खरीद लिया है। डाउ पौने 400 नीचे बंद हुआ है। एसजेक्स कमजोर है लगभग 100 पॉइंट ऊपर, हालांकि डाउ फ्यूचर्स में बढ़िया उछाल आपको इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा 6 सेंट्रल बैंक एक साथ आकर दुनिया भर के बाजारों को और बैंक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप साफ देख सकते हैं, ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको इस वक्त ट्रिगर्स में। इसके अलावा कच्चा तेल और गिरकर $73 के आसपास, बहुत ही बढ़िया। सोना लाइफ हाइक जो हमारे बाजारों के लिहाज से कह सकते हैं 59,000 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको रखना था। तो ढेरों ट्रिगर्स हैं सर, बट जो सबसे बड़ी खबर है, जो एक्चुअली फ्राइडे शाम से ही बात आनी शुरू हो गई थी कि क्रेडिट स्विस को बचाने के लिए कदम हो सकते हैं। कुछ नाम आए थे, बात चली थी कि शायद नेशनलाइज भी किया जाए, बट जो सबसे बड़ी खबर थी कि यूबीएस ही बचा सकता है, इवेंचुअली वही हुआ। तो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक को खरीदने जा रहा है, और बहुत ही मतलब $1 बिलियन की बात हो रही थी, या $2.25 बिलियन में डील हुई है। 1.86 पर फ्राइडे को बंद हुआ था, 0.76 पर शेयर की वैल्यू पर ये डील हुई है। कैसे समझना है इसे? क्या इसकी वजह से जो इमीडिएट एक बड़ी बैंकिंग क्राइसिस आ रही थी वो टल चुकी है? शोले मूवी देखिए आपने? देखिए शोले में गब्बर कहता है कि 3 के तीनों बच गए। हाँ, वो 3 गोली के बाद 3 गोली मारने गए। हाँ। तो एसवीबी बच गया, फर्स्ट रिपब्लिक बच गया, क्रेडिट स्विस बच गया। अब 3 के तीनों बच गए, अब वापस 3 गोली ना चला दे, बची हुई 3 कोई तो खाएगा। एंड में तो गब्बर चलाता ही है। तो अब ये मतलब जो है ना, दुनिया भर में फाइनेंशियल संकट का जो गब्बर है, बाकी लोगों को मारेगा नहीं मारेगा ये पता नहीं, लेकिन एक चीज जो दीप बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है वो ये कि पहले तो दर्शकों को बता दें कि हुआ क्या है, उसके बाद मैं इसका पूरा विश्लेषण करता हूँ। हुआ है कि इस वीकेंड पर क्रेडिट स्विस पिछले हफ्ते की अपनी नई चिंता पैदा हुई, राइट? और ऐसा लग रहा था अब ये नई मुसीबत आ गई। जो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, यूबीएस जिसे आप कहते हैं, और नंबर 2 बैंक है क्रेडिट स्विस, है ना? तो क्रेडिट स्विस को बचाने के लिए यूबीएस आगे आ गया। यूबीएस ने कहा हम खरीद लेते हैं, लेकिन साथ ही जो स्विट्जरलैंड का नेशनल बैंक है, एसएनबी स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक, जो वहाँ का आरबीआई समझ लीजिए, उनसे उन्होंने पैसे वैसे की व्यवस्था कर ली, भाई जरूरत पड़ेगी तो पैसा देना, ये वो सारी आपस में बढ़िया डील हो गई। और आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि क्रेडिट स्विस बच गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्रेडिट स्विस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अच्छी बात जो हुई है वो ये कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स उनकी वैल्यू 0 नहीं हुई, अंडा नहीं हुई है ना, है बची हुई थोड़ी है, जो भी है। इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा मतलब है अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी वैल्यू है तो इसका मतलब ये जो लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको पैसे मिल जाएंगे। सो क्रेडिटर्स के पैसे नहीं डूबे। अब आइए पहले से लेकर तीसरे एग्जाम्पल तक पहुंचते हैं। एसवीबी, ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक जैसे ही डूबने लगा, पहले कौन आया? तुरंत अमेरिकी फेड और अमेरिकी सरकार, हम बैंक ले रहे हैं, हम डूबने नहीं देंगे। किसने सहारा दिया? अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने और अमेरिका की सरकार ने डूबने से बचा लिया। कहा क्या कि देखो डिपॉजिट होल्डर्स को सारे पैसे मिल जाएंगे, बाकी जो लेनदार हैं और बाकी जो शेयर होल्डर है उनका हो गया 0, अनसिक्योर्ड लेंडर्स और जो हो गया उनका 0। ठीक है, ये डील हुई। दूसरी डील क्या हुई? फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के केस में सरकार नहीं आई, दूसरे बड़े बैंक मिलके आए सामने, और उस दूसरे बड़े बैंक ने कहा चलो $30 बिलियन आना है ना, $30 बिलियन हम डाल देते हैं और बैंक को बचा लेते हैं। वो दूसरा बैंक बाकी बैंकों ने मिलकर बचाया। तीसरी प्रॉब्लम अमेरिका के बाहर की है, स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी मानते हैं, और स्विट्जरलैंड की रेटिंग आज तक कभी AAA के नीचे नहीं हुई। अमेरिका फिर भी 2 या 3 बार AAA के नीचे गया है, 2-3 बार तो मुझे पता है, लेकिन स्विट्जरलैंड आज तक हमेशा बेस्ट रेटिंग पे रहा है। अब ऐसे में अगर स्विट्जरलैंड का नंबर 2 बैंक इस तरह से दिवालिया होने लगे तो स्विट्जरलैंड के ऊपर बड़ा क्रेडिट सवालिया निशान लगता है। पहले वाले बैंक ने आके बचा लिया और पूरी तरह से। तो तीसरी चीज है कि उसके बाहर भी जो बातें हो रही है वो बैंकों को बचाने की हो रही है। अब जो चौथी और पांचवी चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज,
दुनिया भर के 6 बड़े सेंट्रल बैंक एक साथ आ गए और 6 सेंट्रल बैंक ने, जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ईसीबी है, बैंक ऑफ जापान है, बैंक ऑफ कनाडा है और आपका फेड और अमेरिकी फेड और स्विट्जरलैंड का नेशनल बैंक है। ये 6 बड़े बैंक है दुनिया के, बड़े सेंट्रल बैंक है। इन्होंने कहा हम सब मिलकर डॉलर स्वैप देंगे, यानी कि अगर आपको डॉलर की जरूरत है, आपको 7 दिन के लिए डॉलर की लिक्विडिटी लेके जाइए, अगस्त तक खुला रहेगा ये लाइन, जितने डॉलर चाहिए हम डॉलर दे रहे हैं। यानी कि डॉलर खरीदने के लिए मारामारी करने की आपको जरूरत नहीं है, पैसा डॉलर के तौर पर आपको लोन के तौर पर मिल जाएगा। 6 बैंक एक साथ आकर करें, ये एक बड़ा डेवलपमेंट वीकेंड का है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट वीकेंड का जो हुआ है दीप, वो बहुत ही अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूरी दुनिया भर से लोग ओहामा पहुंच रहे हैं। हाँ, और ओहामा में कौन रहते हैं, अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, हमारे जाने माने शेयर मार्केट के भगवान जिनको बोलते हैं आप, वॉरेन बफेट साहब। वॉरेन बफेट साहब और सारे दुनिया भर के बैंक्स, बैंकर्स, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो वॉरेन बफेट साहब के अनुभवों का लाभ इस वक्त लेना चाहते हैं कि इस पूरे संकट से बाहर कैसे आया जाए। और जो कुछ कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, जिसमें थोड़ा आप भी ऐड कर सकते हैं कि इस वीकेंड पर 20 प्राइवेट एयरक्राफ्ट वहाँ ओहामा पहुंचे। बिल्कुल सर। और कुछ कुछ लोग जो इनके एयरक्राफ्ट के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, ये एयरक्राफ्ट कब से कहाँ उड़ा, कहाँ उतरा, ये उसके हिसाब से लोगों ने यहाँ तक भी अंदाजा लगा लिया दीप कि कौन कौन पहुंचा है वहाँ पर। बेसिकली तो उन्होंने यही देखा कि ओमाहा जितने भी ये प्लेन्स आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, वहां पर देखा कि कौन से बैंक का हेडक्वार्टर इस एरिया के पास है, और वहां से फिर उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये वो 20 बैंक्स हो सकते हैं जिनके हेड्स जो वहाँ पहुंचे। और ऐसा समझा जा रहा है कि वॉरेन बफेट साहब का मानना है करीबन 125 बैंक और ऐसे हैं, रीजनल बैंक्स और छोटे बैंक्स अमेरिका में, जो मुश्किल में हो सकते हैं या आ सकते हैं, जो रिस्की है। अब उन्हें कैसे बचाया जाए। तो इस बार दीप जो मुझे सबसे बढ़िया चीज लग रही है कि संकट तो आना है तो आएगा, है ना। अब मतलब कहते हैं कि आपकी किस्मत में एक्सीडेंट लिखा तो होके रहेगा। अब उस एक्सीडेंट में आपके मतलब हाथ पे टूट जाते हैं, मतलब या बड़ा लंबा चौड़ा मामला हो जाता है, खरोच से निकल जाते हैं या जान चली जाती है, यही चीज है। सो कई बार अपन कहते हैं ना, वहां पे एक्सीडेंट हुआ लेकिन यार तेरे खाली है ना थोड़ा सा एक छोटे मोटे फ्रैक्चर से बच गया, बड़ा भी हो सकता था। वो कहते हैं गाड़ी की हालत देख के तो ऐसा लगा कि बचेगा भी नहीं आदमी, है ना। ये वैसा हाल है कि जिस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको देख के तो लगता है बैंक बचेंगे भी नहीं, राइट। लेकिन बैंक बच रहे हैं और बैंकों को बचाने का पूरा प्रयास बड़ी तेजी से हो रहा है। ये एक बड़ी सिल्वर लाइन, ये उम्मीद की किरण है कि चाहे वो सेंट्रल बैंक्स हो, अमेरिका की सरकार हो, स्विट्जरलैंड की सरकार हो, करेक्ट, या फिर बड़े इन्वेस्टर बफेट साहब जैसे हो, जिनका अनुभव है, 90 साल की उम्र है उनकी, सो वो जानते समझते हैं कि इस तरह की चीजों को कैसे हैंडल किया जाए। सो आई थिंक एक्शन जो दुनिया भर में हो रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो बुरी खबरें हैं आप उन्हें आने से रोक नहीं सकते, लेकिन उन बुरी खबरों को किस तरह से आप तेजी से, मतलब जब एक्सीडेंट हो गया लेकिन एम्बुलेंस कितना जल्दी स्पॉट पर पहुंचती है, पेशेंट को उठाकर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू करके बचा लेती है। तो ये जो बचाने वाली प्रोसेस है ये बहुत तेजी से हो रही है और ये दुनिया के लिए बड़ी रिलीफ की बात है। सो आई थिंक वीकेंड पर बहुत सारी खबरें आई हैं, बहुत सारा एक्शन हुआ है। सो चिंताएं डेफिनेटली वीकेंड पर कम हुई है, खत्म नहीं हुई, कम हुई है, कम हुई है 100% भरोसा आएगा, कम हुई है। क्रेडिट स्विस, अब भाई आप सोचो दी, अगर आज सुबह सुबह आपको ये सुनने को मिलता है क्रेडिट स्विस डूब गया, तो फिर या अभी तक लटका हुआ है, क्या होगा पता नहीं, फिर परेशानी होती है। तो आप फिर डाउ 300-400 पॉइंट फ्यूचर पे नीचे देख ले तो क्या बड़ी बात है। सही बात। क्रेडिट स्विस बड़ी चीज है, एसवीबी, फर्स्ट रिपब्लिक कोई खास बड़ा नहीं है, क्रेडिट स्विस बड़ा है, क्रेडिट स्विस का बचना भी बड़ा है। तो ये एक बड़ी चीज है कि जो वीकेंड पर हुई तो इंटरेस्टिंग। और मेरे लिए ज्यादा बड़ी चीज ये है कि सारे सेंट्रल बैंक एक साथ हो रहे हैं, बफेट साहब अपने अनुभवों से उन्हें गुरु मंत्र दे रहे हैं, भाइयों कैसे बाहर निकलना है। बिल्कुल। तो चलिए, बफेट साहब भी इंक्लूड है। आई थिंक 2008 में भी गोल्डमैन सैक्स को इन्होंने करीब $5 बिलियन की लिक्विडिटी इन्फ्यूजन भी दी थी उस समय क्राइसिस के समय, तो शायद थोड़ा भरोसा यहाँ से भी आया, पैसे भी दे सकते हैं, अनुभव भी दे सकते हैं, दोनों है इनके पास। चलिए, बाजार का अब क्या मूव होगा सर, हमारे बाजार तो उससे पहले एक चीज और अमेरिका के बाजारों की जो समझनी है। अमेरिका के बाजारों में दीप जो मेरा समझना है, 22 तारीख को जो बैठक है फेड की, उसके बाद काफी कुछ डायरेक्शन आपको क्लियर मिल जाएगा। यस सर। 22 तारीख की फेड की बैठक में इस बार फेड के नरम पड़ने के पूरे संकेत बनेंगे, वो दादागिरी और अकड़ कम होगी, ठीक है। अभी भी हालांकि 75% लोग ये मान रहे हैं कि 1/4% ब्याज दरें बढ़ेंगी।
अब अगर 1/4% लोग मान रहे हैं, सॉरी 3/4% लोग मान रहे हैं, 75% लोग मान रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ा दीजिए, तो मुझे लगता है कि बढ़ा ही देनी चाहिए। इस बार अगर नहीं बढ़ाई तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सर। क्योंकि लोग मान रहे हैं कि बढ़ा दीजिए, आपको सोचो कि नहीं बढ़ाएं, तो फिर होगा ये कि लोग सोचेंगे इसका मतलब हम जो सोचो उससे ज्यादा समस्या है, उल्टा नेगेटिव हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बार पोज करने के बाद आगे बढ़ाने में आएगी मुश्किल, ठीक है। तीसरी चीज, ये छोटी समस्या है जो आप इस वक्त जूझ रहे हैं, मैं मतलब छोटी तो नहीं कहूंगा, ये भी अपने आप में समस्या ये है, बड़ी हो भी सकती है, खाली एसवीबी नहीं है, और सारी एक एक करके निकल के आ रहे हैं। तो दो बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन दोनों बड़ी समस्याओं में पहली बड़ी समस्या आपकी जो है वो बैंकों को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाना है। यस सर। ठीक है ना, बैंकों को बचाकर। सो उसमें सरकार को, अमेरिकी फेड को, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक को फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि भाई देखो, मजबूत आदमी छोटे को बजाय, कमजोर आदमी गिर रहा है, डूब रहा है, हाथ तो मजबूत आदमी को ही देके बाहर निकालना है। यस सर। करेक्ट। मजबूत आदमी भाई तू तेरी मर्जी से कूदा, मेरे को पूछ के कूदा था क्या है, तेरे को आती नहीं स्विमिंग तो गया क्यों, ये ऐसा चलेगा नहीं, तो उसी को बचाना पड़ेगा। और वो प्रोसेस हो रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आई है दीप, वो वीकेंड पर चीन की तरफ से स्टेटमेंट आए। चीन ये कह रहा है भाई कि अमेरिका वाले ब्याज दरें अनाप शनाप जो बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो चीन भी इस फेवर में आ रहा है कि अमेरिका को ब्याज दरें इतनी तेजी से नहीं बढ़ानी चाहिए। Yes, sir. So, अब ये पोज करते हैं नहीं करते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि पोज ना करे तो बेहतर है, लेकिन ब्याज दरें बढ़ाकर एक अच्छा संदेश दे कि भाई हम सिस्टम को बचाने के लिए, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, किसी को डूबने नहीं देंगे। अब इतना बोल देने में है ना, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने आप कॉन्फिडेंस। देखो पैसा तो आज एक सिंपल सी चीज है, मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं किसी कोऑपरेटिव बैंक में रखता हूँ, ठीक है, ये सोचता हूँ कि भाई अरे मुझे आधा % 1% ब्याज ज्यादा मिलता है इसलिए कोऑपरेटिव में जाता हूँ, करेक्ट। लेकिन मुझे लगे अरे डूबने वाला, तो मैं पहले निकालूंगा, फिर क्या करूंगा, बीओबी, पीएनबी, एसबीआई में डालूंगा। पैसा तो रहेगा इस सिस्टम में ही ना, इस बैंक से उस बैंक में जाना है। करेक्ट सर। अगर मैं ये इंश्योर कर दूं भाई मैं कोऑपरेटिव बैंक नहीं डूबने दूंगा, चिंता मत करो, जहां पड़ा वहीं रहने दो, हड़बड़ी मत करो, राइट, एक साथ सब पैसा निकालोगे बैंक डूब जाएगा। करेक्ट भाई, आज किसी एरिया में एक एटीएम लगा है, आप हम सारे बिल्डिंग के सारे लोग एक साथ पहुंचे, मैं तो इस एटीएम से, हम सब एक साथ पैसा निकाल, खत्म हो ही जाएगा ना एक बार, इसका मतलब थोड़ी बैंक में पैसा खत्म हो गया, राइट, एटीएम में खत्म हुआ है। सेम वे आप एक साथ जाके कूद के बैंक में जाओगे तो बैंक सबको डिपॉजिट देगा, तो फिर धंधा कैसे करेगा भाई? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। सो बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है जरा वो समझिए। बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है, उस डिपॉजिट के ऊपर कुछ और इक्विटी रेज करता है और डेट रेज करता है, मतलब पैसा उठाता है, सस्ते दाम पे पैसा उठाता है और थोड़े महंगे दाम पे लोगों को लोन देता है। तो जिसको लोन दिया उसका तो आने में टाइम लगेगा ही लगेगा, जिससे उसने लोन ले रखा है और डिपॉजिट ले रखी है, उसमें से अगर डिपॉजिट वाले आके सारे बोले सारा वापस दे दो, आज ही दे दो, तो लोन वाला तो बोलेगा भाई मैंने तो 3 साल के लिए लोन लिया, 1 साल के लिए लिया, 10 साल के लिए, आज कैसे दे दूं? करेक्ट सर, है ना। तो बैंक डूब ही जाएगा ना एक बार के लिए। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर एक बार ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस पूरे डिपॉजिट होल्डर्स को आ जाता है, कोई भी बैंक हो, किसी भी देश का हो, ये सरकारें बड़ी वाली, किसी भी देश से मेरा मतलब है ये 5-6 जो सेंट्रल बैंक है, ये डूबने नहीं देंगे, बचा लेंगे। तो अपने आप जिसका पैसा जहाँ पड़ा है ना, वो सोचेगा ठीक है ना यार, ये भी निकल जाएगा टाइम। कोई एक आध बैंक डूब जाए, अगर हजारों में से 1-2 डूब गए, इसका मतलब थोड़ी सारे डूब जाएंगे। बिल्कुल सर, करेक्ट। तो ये कंफर्ट जिस दिन आ गया ना उस दिन, और ये मेरे को लगता है ये काम सबसे बड़ा फेड को करना है 22 तारीख की मीटिंग में। 22 तारीख वो लाना है, यही लाना है, यही लाना है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें सर, 75% जैसा आपने मान रहे हैं कि 1/4% रेट हाइक होने वाली है। इसके बाद जून में उनकी एक पॉलिसी है, फिर जुलाई एंड में इनकी पॉलिसी है, और जुलाई एंड से लोग ये भी मान रहे हैं कि रेट कट शुरू हो जाएंगे। पता नहीं, मतलब ये थोड़ा समझ के बाहर की चीज है, मतलब कैसे अभी तो आप बढ़ाने की बात कर रहे हो, जुलाई में काटने की बात कर रहे हो। देखो ब्याज दरों के काम ऐसे नहीं होते। ये मतलब आई डोंट नो, देखो कलेक्टिव विजडम बाजार की, सबकी सामूहिक सोच और सामूहिक बुद्धिमत्ता आपकी मेरी दिमाग से, बुद्धि से ज्यादा है, ये मैं मानता हूँ। और बाजार क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उस पर हम क्वेश्चन मार्क करने वाले कौन होते हैं। लेकिन अब मेरी इंडिविजुअल सोच अगर आप पूछो तो अगर 22 मार्च को उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई है तो जून में नहीं घटाएंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं घटाएंगे। अब मान के चल रहा है बाजार, क्यों मान के चल रहा है, कैसे मान के चल रहा है, भगवान जाने। आप आगे देखेंगे, जो चीज नहीं समझ में आई उस पर क्यों कमेंट करना। मैं नहीं मानता, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरी राय है, लेकिन बाजार ये मानता है तो मैं बाजार को चैलेंज करने वाला कोई हूं नहीं। मैं सिंपल ये समझता हूँ, हो सकता है
15 दिन बाद मैं अपनी ओपिनियन बदल लूँ, हो सकता है 22 तारीख के बाद मुझे लगता है कि फेड ने जो बोला है जून में हो भी सकती है, हो सकता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, या फेड की मीटिंग के बाद हो सकता है जो जून में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं वो उसको आगे ले जाए, कुछ भी बदल सकता है, इसलिए ये मार्केट है। बट इतना जल्दी काटना शुरू करेगा अनलाइकली ना। 6% के महंगाई पे कैसे काटेंगे ब्याज दरें, मुश्किल है। ठीक है, हमारे बाजार फ्राइडे को बढ़िया बाउंस बैक था, बढ़िया बाउंस बैक था। ये हमारी बड़ी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है, जिस दिन एक अच्छा बाउंस बैक देखे डे हाई पर बंद होते हैं वो है ना, या तो उस दिन रात को नींद खराब करता है या वीकेंड खराब करता है, करेक्ट है ना। मतलब पैसा कोई बना के चला कैसे जाए, तेजी करके वो भी, और शांति से कैसे सो जाए, मतलब या तो पैसे ही कमा लो या नींद ही ले लो अच्छे से। तो अब जो लॉन्ग पोजीशन बना के गए उनका ब्लड प्रेशर पूरे वीकेंड पे बढ़ा हुआ है। डाउ फ्यूचर्स बढ़े भी थे लेकिन थोड़े ढीले हो गए, 200-250 पॉइंट ऊपर तक सोई है। लेकिन मेरा ये समझना है दीप कि अगर आज 100, 125, 150 पॉइंट नीचे मिलता है निफ्टी तो लेना है। अच्छा, 100, 125 पॉइंट नीचे मिलता है तो लेना है। ओह ओके। देखो हमारे बाजार को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, और वो ये कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस हिसाब से ट्रेड करो। और आपके दिमाग में 3 चीजें चलनी चाहिए जी। 3 में से जो आपको सूट करती है वो पकड़ लो। एक है बाय ऑन डिप्स, मैं खरीदारी में गिरावट में खरीदूंगा। दूसरी है सेल ऑन राइज, जैसे जैसे ऊपर आएगा मैं बेचूंगा। और तीसरी है रेंज बाउंड मार्केट को कॉन्ट्रा ट्रेड, सही और इंपॉर्टेंट लेवल पर टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है और टुकड़ों टुकड़ों में बेचना है। इन तीनों में से आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और पैसा तीनों में बन सकता है। पैसा तीनों में बन सकता है। ओह, तीनों में बन सकता है, आपको क्या सूट करता है। लेकिन एक चौथी स्ट्रेटेजी और होती है कि मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो मैं बेचूंगा और ब्रेकआउट देगा तो मैं खरीदूंगा। ये काम नहीं करेगी, चौथी वाली काम नहीं करेगी, चौथी वाली नहीं करेगी, चौथी वाली काम नहीं करेगी। समझ गया। तो आप ये सोचो कि इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद बढ़िया ब्रेकआउट हो जाएगा और एकदम तकनीकी तौर पर मजबूत हो जाएगा, या इसके नीचे गिरने के बाद और खराब हो सकता है, वो होगा भी, लेकिन उसमें पैसा बनने की संभावनाएं हो जाएगी कम, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर मार्केट रुकेगा, गिरेगा नहीं, और इंपॉर्टेंट रुकावट के लेवल पर जाकर अटकेगा। इसलिए आपको सिंपल सी चीज बनानी है। तो मेरा ये सोचना है अगर आज बड़े गैप के साथ खुलता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। अगर बड़े गैप के साथ, ओके। फ्लैट खुलता है तो हम तीसरी स्ट्रेटेजी पे आएंगे, सही सपोर्ट पे आने दीजिए, वहां खरीदेंगे, और इंपॉर्टेंट रुकावट के लेवल पर ऊपर पहले पहुंचेगा तो वहां बेचेंगे। गॉट इट, ठीक है, गॉट इट। और गैप से ऊपर खुल गया जो दिखता नहीं है तो सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। तो जो ओपनिंग होगी उस हिसाब से 9:08 पर क्लियर कट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। लेकिन अगर एक स्ट्रेटेजी अभी रखनी है गैप डाउन ओपनिंग के हिसाब से तो बाय ऑन डिप्स है। बाय ऑन डिप्स, चलिए, गॉट इट सर, अंडरस्टूड। फिर करते हैं आज की शुरुआत से। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, एफआईएस के संकेत भी नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत हैं पॉजिटिव, वायदा कारोबार के संकेत हैं न्यूट्रल, सेंटीमेंट है आपका सावधानी भरा, और ट्रेंड आपका बनता हुआ दिख रहा है नेगेटिव। नहीं तो है, अभी तो है, अभी बड़ा वक्त है न्यूट्रल होने में। 16,975, 17,050 ये आपका पहला सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आप खुलेंगे, खुलकर टाइम पास करेंगे, देखेंगे कि ताकत है या कमजोरी। मेरे ख्याल से इसी रेंज में आप रुकने चाहिए। रुक गए, खरीदारी का मौका बनेगा, लेकिन गलती से घटे तो 16,850, 16,950 एकदम परफेक्ट बाय जोन है। इस 100 पॉइंट की रेंज में आने पर आपको लेना ही लेना है 100%। ऊपर 17,150, 17,225 पहली रुकावट की जगह है, पार करके निकले तो 17,250 से 17,350 की रेंज बनेगी, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग, बिक वाली, शॉर्ट सब कुछ करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं जिंदगी में। मंदी करके वो सब कुछ करने का मौका वहां मिलेगा। बैंक निफ्टी 39,375, 39,450, बहुत ही छोटा नजदीक का लेवल, 39,600 पे आप बंद हुए, राइट। तो इस रेंज में पहला आपका सपोर्ट निकल कर आ रहा है। इसके नीचे जाने पर 38,950, 39,150 परफेक्ट लेवल है खरीदारी करने के लिए। शॉर्ट भी काटनी है, लॉन्ग भी बनाना है, डरना नहीं, डरना नहीं। ठीक है। ऊपर 39,750, 39,900 ये पहली रेंज है जहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। 39,700, 39,900 भी हो सकता है। इसको 39,700, 39,900 कर लें, ये पहली रेंज होगी ऊपर की। इसके ऊपर निकलने पे छोटा सा एक बीच में हल्का सा 100 पॉइंट का रुकावट का लेवल है, 40,000, 40,100 पार करके निकले तो असली टारगेट
39 600 के ऊपर आप के आसपास बंद हुए शुक्रवार को, कंफ्यूजन कर दिया, नेट 600 के ऊपर बंद हुए, नेट 600 अपने 39 600 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए ताकि 38,600 पे आप अपना बॉटम बना चुके हैं टेम्पररी, वो कंफर्म करने के लिए आज अपने दीप कुछ नहीं चाहिए, खाली 2 पॉइंट ऊपर भी बंद कर दो, यहीं पर बंद कर दो तो भी ठीक है। बैंक निफ्टी लाल में बंद ना हो, ऊपर बंद हो जाए तो आपको कंफर्मेशन आ जाएगी कि आप 39,600 के ऊपर बंद हो रहे हैं। और जो ट्रेंड रिवर्सल मुझे करना है नेगेटिव से न्यूट्रल, वो 40,500 की क्लोजिंग के ऊपर करना है। तो इसलिए 40,350 40,500 आसानी से पार नहीं होगा और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, बिक वाली भी करनी है। अब आप सोचोगे यार आप तो 900 पॉइंट का ऊपर का रेंज दे रहे हो, आज तो नहीं आने वाला, मुझे भी पता है, लेकिन पूरा हफ्ता भी तो ट्रेड करना, आज ही आखिरी दिन थोड़ी है मार्केट का। सो तैयारी तो रखो भाई, क्या पता कोई अच्छी ऐसी खबर आ जाए, 200 300 400 डाउ भाग जाए, दुनिया भर में हरियाली हो जाए, यू नेवर नो। आजकल लाल और हरे में कोई कहना ही मुश्किल है, हरा वाला कब लाल हो जाएगा, लाल वाला कब हरा हो जाएगा। एग्जैक्टली सर। बिल्कुल दोनों तरफ मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए आपकी लेवल और डेटा के हिसाब से तैयारी रहनी चाहिए। काम आया तो ठीक। अब आप छाता खरीद तो इसका मतलब ये थोड़ी रोज बारिश होनी चाहिए कि मैंने तो खरीद लिया, बारिश क्यों नहीं हो रही भाई, है ना, मैंने तो इंश्योरेंस ले लिया, मेरा एक्सीडेंट क्यों नहीं हो रहा। एग्जैक्टली वो मेंटालिटी तो नहीं रख सकते। तो अपनी तैयारी रखो, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। ठीक है सर, गॉट इट। अब बड़े सवाल पर आते हैं। फ्राइडे को तो बाउंस बैक हुआ है, ये एफआईज की पोजीशनिंग 10% पर आ गई सर। उन्हें मालूम है ना कि हम 2020 में नहीं 2023 में दीप वही वाला लेवल है, एग्जैक्टली 2020 वाले बहुत सारे लेवल्स आ रहे हैं एक्सेप्ट एक चीज, 2020 के लेवल निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के लिए। अब प्रॉब्लम मालूम क्या है, हमारा दिमाग दो तरीके से चलता है। बाकी सारे डेटा ये बता रहे हैं कि मार्च 2020 में जो हुआ वहां पहुंच गए, कई सारे वैल्यूएशंस के लिहाज से, प्राइस टू बुक के लिहाज से, निफ्टी के पी मल्टीपल के लिहाज से, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से, टू सम एक्सटेंट सेंटीमेंट के हिसाब से भी। अब आप सोचो कि मार्च 2020 में जो सेंटीमेंट था वैसे आज जो है अब नहीं होगा वो कभी, क्योंकि तब 4 करोड़ इन्वेस्टर थे, आज 11 करोड़ है। करेक्ट सर। तब रिटेल का पैसा मुट्ठी भर आता था, आज बहुत आता है। तो वो सेंटीमेंट वाला बॉटम होगा ही नहीं। करेक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपको 7,500 की निफ्टी चाहिए तभी आप बोलोगे मार्च 2020 आया, ऐसा नहीं होता भाई साहब, नहीं होता। एग्जैक्टली 3 साल में कंपनियों की कमाई बढ़ी है, निफ्टी की ईपीएस बढ़ी है, वैल्यूएशन बढ़े, तो अब आप जिद करके अगर बैठोगे मैं तो वही लेवल देखूंगा तो मानूंगा, वो तो नहीं होने वाला, वो इजीली होने वाला नहीं। लेकिन बाकी पैरामीटर्स काफी ऐसे हो रहे हैं जो मार्च 2020 के वक्त जो हुआ था वैसे होता है, जिसमें से एक एफआईज इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पे लगभग ओवरसोल्ड है। लगभग क्या ओवरसोल्ड है, लगभग क्यों बोल 10% इंडेक्स लॉन्ग उनकी बहुत कम होती है। तो यहाँ से इंडेक्स में बेचना, नो डाउट स्टॉक्स हैं, बेचते रहेंगे, बेचे, लेकिन इंडेक्स में आपके पास बहुत कंफर्ट है, पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल ही है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे विक्स घटकर आया है, वो ठीक है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक काफ़ी ऐसे पैरामीटर्स बन रहे हैं आपके वैल्यूएशंस के लिहाज से, दूसरे डेटा के लिहाज से, जो आपको बता रहे हैं कि आप मार्च 2020 ट्विटर ट्रोलिंग इंडेक्स भी आपको मार्च 2020 जितना तो नहीं, लेकिन उसके आसपास अब उतना आएगा भी नहीं। 2 हफ्ते पहले था वैसे। हाँ, अभी ट्विटर ट्रोलिंग इंडेक्स थोड़ा अमेरिका की तरफ शिफ्ट ज्यादा हो गया। पहले जो हमारी तरफ था वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट हुआ कि देखो आप तो अदानी पे रिपोर्ट निकाल रहे तो खुद के बैंक डूब गए, है ना, चेक बाउंस हो गया तो बैंक नो बैलेंस, मतलब बैंक में बैलेंस नहीं कि मेरे अकाउंट में नहीं है। ये सारे एंजॉय कीजिए लाइफ। मैं भी बहुत करता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरे को सारे लोग मुझे बहुत भेजते हैं जैसे मैंने पढ़े ही नहीं होंगे। मेरे पास, मैं भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक एक्टिव छात्र हूँ, कंट्रीब्यूटर। ट्विटर पे भी मेरी यदा कदा मेरी उपस्थिति बनी रहती है, जब जैसा जितना समय मिले कर लेता हूँ, मीम्स देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ, मुस्कुराता हूँ। कई सारे लोग लिखते हैं आपने तो ऐसा कहा था, आपने वैसा कहा था, सुन के मुस्कुरा देता हूँ और बोलता हूँ ईश्वर हमें और लिखने वाले को दोनों को अच्छी बुद्धि दे। हमें अच्छी बुद्धि इसलिए दे हम ज़्यादा अच्छा विश्लेषण कर सके, और लिखने वाले को अच्छी बुद्धि इसलिए दे कि ताकि वो ये समझ सके ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों चीज़ एंजॉय करो, ठीक है। बाय द वे, आपने ये जो बाजार के एक्शन की बात करी, एक और खास रिसर्च भी आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप कहें तो अभी शेयर कर सकता हूँ। आप कहें तो ये वेल्थ क्रिएशन स्टडीज के हमारे जो इस पूरे हैं, इसमें हमने निकाली, हम थोड़ी देर बाद शेयर करेंगे। तब तक एक बार जरा आज की स्टडी निपटा दे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए आने वाली है कि बाजार में खरीदारी का समय कब होता है, उसके ऊपर हम आपको आज हमारा जो वेल्थ क्रिएशन कैंप लग रहा है, इस कैंप में हम आपके लिए अलग अलग तरह की बहुत सारी रिसर्च लेकर आ रहे हैं। उस रिसर्च का पहला हिस्सा आज हम आपके सामने रखेंगे। आइए, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में
तो निफ्टी में तो आप 16,950 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जिनको और डीप रखना है 16,850 का अपनी श्रद्धा पर आप रखें। बैंक निफ्टी पर 39,900 का है, ये इंट्राडे और क्लोजिंग, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, सॉरी 38,900 का है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, यही रहेगा। आपको लगता है 700 पॉइंट दूर का मैं क्यों लगाऊं, तो फिर आपको जो ठीक लगे वो लगाओ। अगर आपको बिल्कुल छोटा लगाना है तो 39,350 बनेगा, या तो 39,350 लगाएं या 38,900 लगाएं, जो आपको ठीक लगे वो लगाइए स्टॉप लॉस। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं 17,250 आपका स्टॉप लॉस होगा। जिनको छोटा लगाना है वो 17,150 175 का लगा सकते हैं शुक्रवार के हाई का। और जिनको ढंग ढंग का ठीक एक्चुअली बुकिश स्टॉप लॉस रखना है वो 17,250 का रखें। बैंक निफ्टी पर 40,000 होगा। जिनको छोटा रखना है वो 39,800 का भी रख सकते हैं। आपकी इच्छा पर 200 पॉइंट और एक्स्ट्रा है, आप जैसा ठीक समझे, ये आपके स्टॉप लॉस। ठीक है सर। नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी 16,950 17,050 की रेंज में, इस 100 पॉइंट की रेंज में धीरे धीरे टुकड़ों में लीजिए। 17,050 पे थोड़ा ले लिया, लेकिन अगर चूंकि 70-80 पॉइंट नीचे खुल रहा है तो आप 16,950 17,000 की रेंज में है, वहाँ एंट्री कर लीजिए। 16,850 का स्टॉप लॉस है, बहुत नजदीक के स्टॉप लॉस और दे रहा हूँ, मजेदार है एकदम। तो इस रेंज में अगर गैप से खुलता तो एक चांस लेना ही चाहिए। 16,850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 17,100 150 दो छोटे टारगेट, 200 225 मीडियम टारगेट, 250 और 325 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं 17,150 से शौक फरमाएं बेचने का, और स्पेशली गैप से नीचे खुल जाए फिर ऊपर आए तो जरूर 17,150 पे बेचें, अदरवाइज ना बेचें। अगर गैप से ना खुले तो फिर 17,150 पे नहीं बेचना है। ऊपर में 17,250 तक आपके लिए बेचने की जगह बनेगी। 17,350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपके लिए बेचने पर। टारगेट जो बनेंगे 17,100 17,050 दो छोटे टारगेट है। 17,000 16,975 दो मीडियम टारगेट है। 16,950 16,925 और 16,850 तक के बड़े टारगेट अगर आए तो हाँ ठीक है, गॉट इट सर। बैंक निफ्टी खरीदना है 39,050 39,150। अगर इस रेंज में आए बैंक निफ्टी तो चूकना मत, एक बार तो ले लेना मेरा नाम लेके। स्टॉप लॉस हो जाए तो एक दो बोल देना, मन मन में जो भी बोलना हो आपको ठीक है, बोल देना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन देखो क्या है, आप खेलोगे तो जीतोगे, हारोगे यस सर, है ना, नहीं खेलोगे तो हार जीत तो होनी नहीं है। दर्शक में तो ताली बजाने में बड़ा आनंद आता है, तो वो भी कर सकते हैं आप, आनंद उसमें भी आता है देखने में कि तो अगर करना ही चाहते हैं लाइफ में कुछ तो ये 39,050 39,150 आपका स्टॉप लॉस है। 38,950 पे भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। नीचे का स्टॉप लॉस होगा आपका 38,900 का। टारगेट जो बनेंगे 39,375 39,450 दो छोटे टारगेट हैं। 575 मीडियम टारगेट, 39,700 750 के फाइनल टारगेट। ये तो नीचे में लेने पर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जहां खुल सकता है बैंक निफ्टी, अगर वहीं लेना चाहते हैं तो वो रेंज है 39,375 से 39,450। जहां आप 600 पे बंद हुए, यानी कि दीप अगर 150-200 पॉइंट नीचे मिल जाता है बैंक निफ्टी तो एक चांस एंट्री करने का वहां ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 39,300 का स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसके नीचे जाए तो थैंक यू। ठीक है, टारगेट 39,575 700 750 ये 700 दो छोटे टारगेट है। 39,900 40,000 और 40,100 तीन मीडियम टारगेट है। 40,250 40,350 और 40,500 के बड़े एग्रेसिव लंबे बड़े एम्बिशियस टारगेट है। बड़े वाले है तो है, हमने बोला ना 40-500। जिंदगी में कुछ बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा, तभी आएगा। जब तक बड़ा सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे। ठीक है। अब आइए बेचने की राय। बेचने की राय वही है 40,350 40,500 जब भी आए इस हफ्ते एक चांस वहां पर जरूर लीजिएगा। ठीक वैसे ही जैसा नीचे में मैंने कहा मेरे नाम से एक बार जरूर बेचिए। 40,700 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। टारगेट जो बनेगा नीचे की तरफ 40,250 40,000 40,100 और 40,000 तीन छोटे टारगेट हो गए। 39,925 का एक मीडियम टारगेट है। 39,750 39,700 के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिग वाली। ठीक है सर, ये हो गया ऊपर की तरफ। अब आपको मुझे पता है शायद वो रेंज आज आए ना है। आज के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स एक चांस लेना चाहें तो 39,750 से 39,900 के रेंज में बेच सकते हैं। एक 39,750 के आसपास बेचें, एक 39,900 पे बेचें। 40,000 का स्टॉप लॉस लगा लें। 40,000 के ऊपर चला जाए तो समझ लीजिए किस्मत खराब, ट्रेड खराब, थैंक यू, आगे से नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस लगाकर काट लें। ठीक है सर। देखो ये मार्केट ऐसा है ना दीप, इसमें किधर भी स्टॉप लॉस कहीं भी कभी भी कैसे भी ट्रिगर हो सकता है, इसलिए अपने डिसिप्लिन के साथ करना बहुत जरूरी है। 39,575 39,450 दो छोटे टारगेट हैं। 39,375 39,150 दो मीडियम टारगेट। 39,050 38,950 तक के टारगेट के लिए करनी है बिग पार्ट। गॉट इट सर।
चलिए, तो पूरा सेटअप आपके सामने, इंटरेस्टिंग एक्शन होना चाहिए, बाजार का लेवल्स का इंतजार करें। बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है, इंडिया बुल्स जीएनएफसी बैन में बने हुए हैं। डेटा टच करना है सर? ज्यादा कोई खास ऐसा है नहीं। 1770 करोड़ की बिकवाली कैश में है, सामने 700 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी एफएस ने बेचे। लोकल फंड्स की 1800 करोड़ की खरीदारी है, लगभग बराबर मैच करते हुए। निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 17,000 है, 17,100 पर आप बंद हुए। मुझे नहीं लगता कि 17,000 के नीचे ट्रेड करेंगे हम। 17,000 को ही होल्ड कर लेंगे, इससे ज़्यादा कि मुझे कोई खास कमजोरी दिखती नहीं है। 17,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ही, बस इतना ही। बाकी डेटा नॉट वर्थ डिस्कसिंग। ठीक है सर, चलिए, ये है आपके लिए पूरी सर जो एक्सक्लूसिव रिसर्च है। थोड़ी देर में अनिल जी से उसके बारे में बात भी करनी है। हमारे मेहमान भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। आइए, उससे पहले हमारी रिसर्च टीम है तैयार आपको बताने के लिए आज के ट्रिगर्स, खबरें और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। कुशल, वरुण, नुपुर और आशीष से करते हैं बातचीत। मॉर्निंग कुशल, बताएं ट्रिगर्स खबरें क्या कह रही हैं? मॉर्निंग दीपा, ट्रिगर्स में द्वारिकेश शुगर आज फोकस में रहेगा। कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है अंतरिम डिविडेंड को लेकर। साथ ही 90 दिनों का आईपीओ लॉक इन खत्म होने वाला है 3 कंपनियों का, सुला वाइनयार्ड्स, अबांस होल्डिंग और साथ ही लैंडमार्क कार्स। आईपीओ के लिहाज से ग्लोबल सर्फेसेज फोकस में रहेगा, आईपीओ अलॉटमेंट है इसका। और साथ ही जापान के जो प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा, वो ऑफिशियल विजिट करने वाले हैं आज और कल। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, एक्स डेट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अंतरिम डिविडेंड की, जो 20 रुपए प्रति शेयर का इन्होंने डिविडेंड दिया था। और एक खबर है मेरे पास जहां पर पतंजलि फूड्स ने जो रिपोर्ट्स आती हुई दिखी थी कि अप्रैल में ये अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे अपने नए एफपीओ लॉन्च करने का, उसको लेकर क्लैरिफिकेशन है कंपनी का। कंपनी फिलहाल कोई एफपीओ पे विचार नहीं कर रही है और यहाँ पर जो भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स ये करेंगे उस पर ही आपको विश्वास करना है। और कंपनी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग हासिल करने के लिए सभी तरीकों पर अभी विचार कर रही है। तो ये एक अपडेट आ रहा है पतंजलि फूड्स की तरफ से। ओके, तो ये है आपके लिए पतंजलि फूड्स की तरफ से अपडेट आ रहा है एफपीओ को लेकर, और साथ ही कुछ और ट्रिगर्स भी। मॉर्निंग वरुण, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? मॉर्निंग दीप, तो सबसे पहले तो टाटा कंज्यूमर्स पे नजर रखेगा। बिस्लरी के साथ जो अधिग्रहण की बातचीत थी उस पर अपडेट दिया है कि अब ये अधिग्रहण ये कंपनी जो है वो नहीं करने वाली। आपको याद होगा इसके पहले बताया गया था कि 7,000 करोड़ के आसपास में अधिग्रहण करेगी, लेकिन अब ये अधिग्रहण नहीं होने वाला है। बातचीत बंद हो चुकी है, ये अपडेट कंपनी ने दिया है। आरबीएनएल कंपनी नई बीजी रेलवे लाइन एचओआरसी प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर जो है वो घोषित हो चुकी है। प्रोजेक्ट की जो कीमत है करीब 1090 करोड़ के आसपास की है। कुल 4.5 साल में इस कंपनी को इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। एनटीपीसी, इस कंपनी के लिए खबर आई है कि कैबिनेट ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निवेश की सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 60 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी और बाकी सब्सिडीज में एनजीईएल के निवेश को जो है वो छूट मिली है। निवेश की सीमा को भी 5,000 करोड़ से बढ़ा के 7,500 करोड़ कर दिया गया है। टोरेंट फार्मा, यूएसएफडीए ने गुजरात के ओरल ऑन्कोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में प्री अप्रूवल जांच की है। 13 से 17 मार्च के बीच में जांच हुई थी। यूएसएफडीए ने फॉर्म 483 जारी किया है। एक आपत्ति जो है जारी की गई है। अडानी ग्रुप की कंपनीज, खासकर अडानी एंटरप्राइजेस पे नजर रखेगा, क्योंकि इस कंपनी ने, इस ग्रुप ने मुंद्रा गुजरात में अपना जो $4 बिलियन का कोल टू पॉलीविनाइल क्लोराइड संतर जो कोल का प्रोजेक्ट था उसको बंद कर दिया। यानी कि लगभग 34,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये प्रोजेक्ट था जिसको इन्होंने बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा अडानी शेयरों पे जयराम रमेश के जो आरोप थे उस पे एनएससी ने सफाई दी है और काफी इंटरेस्टिंग है। एनएससी का कहना है कि शेयरों की निगरानी जो है वो प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, कोई मानवीय दखल जो है वो इसमें नहीं होता। पहले से तय पैमानों के आधार पर निगरानी की जाती है। इंडेक्स में शेयरों का चुनाव पहले से तय रहता है और पारदर्शी रहता है। प्रक्रिया जो है नियमों के तहत रहती है सब कुछ। निगरानी की प्रक्रिया जो है सभी एक्सचेंजों में समान होती है और पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड होती है और कहीं भी मानवीय दखल जो है वो नहीं होता है। तो ये एक जवाब है एनएससी की तरफ से जयराम रमेश के आरोपों पर। तो क्लैरिफिकेशन भी आया है एक्सचेंज की तरफ से और कहा भी है कि पूरी प्रक्रिया प्रोसेस के हिसाब से फॉलो हो रही है। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आप कौन सी खबरें लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गोदावरी पावर एंड इस्पात, जहाँ पे कंपनी 50 लाख शेयरों का 500 रुपये के भाव पर बायबैक करने वाली है। कंपनी करीबन 4.25% शेयर खरीदेगी। जो साइज़ है बायबैक का वैगन, जहाँ पे बोर्ड बैठक में कंपनी नाम बदलने को अब मंजूरी मिल चुकी है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। जीएमआर एयरपोर्ट्स की बात करें तो जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड के मर्जर के लिए अब बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। साथ ही साथ 17
मार्च को बोर्ड की बैठक है। बॉन्ड से फंड जुटाने पर कंपनी विचार करने वाली है। बिजनेस अपडेट आते दिखा सोलर वाइनयार्ड्स का, जहाँ पे FY24 का आउटलुक कंपनी ने दिया है। 2023 में जो फसल है वो काफ़ी अच्छी रही है, जिसके चलते क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बेहतर होने की उम्मीद है FY24 में। इसके अलावा कंपनी ने जो एक्सपेंशन प्लान थे वहाँ पे कहा है कि जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए 20 लाख लीटर की जो कैपेसिटी है वो अब तैयार हो चुकी है। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। नवीन फ्लोरिन, जहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी दाहोद में 40,000 टन प्रति वर्ष की कैपेसिटी का प्लांट लगाने वाली है। 450 करोड़ का केपेक्स करेगी और 2 साल में ये प्लांट पूरा हो जाएगा। तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। और लास्ट में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जहाँ पे कैबिनेट से इसे IPO के लिए मंजूरी मिल चुकी है। सरकार की जो इस कंपनी में हिस्सेदारी है वो IPO के थ्रू बेचेगी, तो ये भी नज़र में रखना होगा। तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें भी। फाइनल सेट ऑफ खबरें कुशल बताएं क्या लेकर आए हैं। SJVN फोकस में है दीप। यहाँ पर सब्सिडियरी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को MSEDCL यानी कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से LOA मिलता हुआ दिखा है। सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए ऑर्डर मिला है और कुल मिलाकर ये 1000 करोड़ रुपए में ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा। साथ ही कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर फोकस रखे। नीदरलैंड्स की समस्किप ग्रुप की कंपनियों से वेसल्स बनाने के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ऑर्डर वैल्यू आप देखिए तो लगभग 550 करोड़ रुपए की। VST इंडस्ट्रीज फोकस में है। कंपनी ने तेलंगाना सरकार से 324 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदते हुए नजर आए हैं और साथ ही चॉइस इंटरनेशनल, स्काउटबिट जनरल ट्रेडिंग LLC ने लगभग 22 लाख शेयरों की खरीदारी की है 255 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। ओके, ये है आपके लिए सारी खबरें। ढेरों खबरें भी आई हैं क्योंकि वीकेंड भी था, कई रिपोर्ट्स भी आई, इनके बारे में भी जानते हैं। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए एनटीपीसी यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 198 के रुपये के लक्ष्य के लिए 177 की क्लोजिंग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर भी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3,216 रुपये के लक्ष्य के लिए, करीब 2800 की क्लोजिंग है। मारुति पर सिटी खरीदारी किराए दे रहे हैं 12,500 रुपये का लक्ष्य दिया है, 8,317 की क्लोजिंग है। कैनफिन होम्स पर भी देखें तो नए CEO की नियुक्ति को जेफरीज पॉजिटिव मान रहे हैं, इसके चलते खरीदारी किराए दे रहे हैं 635 का लक्ष्य दिया, 530 की क्लोजिंग है। SBI कार्ड पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 724 की क्लोजिंग दी है, 925 रुपये का टारगेट है। PB फिनटेक पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 705 रुपये के लक्ष्य के लिए। GCPL पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1100 रुपये का लक्ष्य दिया, हालांकि 947 की क्लोजिंग चल रही है और मान रहे कि जो एक चैलेंजिंग फेज था वो खत्म हो चुका है, आगे यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कॉन्कोर पर नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 595 की क्लोजिंग, 635 का टारगेट। एजिस लॉजिस्टिक्स पर नोमेरा जो है खरीदारी किराए दे रहे हैं 467 के लक्ष्य के लिए। और अंत में GSK फार्मा, यहाँ पर बहुत दिनों के बाद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य वो 1416 से घटाकर 1256 कर दिया है, 1287 की क्लोजिंग यानी करंट मार्केट प्राइस के नीचे का लक्ष्य दे रहे अंडरवेट की रेटिंग है। और मान रहे कि काफी सालों से देख रहे हैं तो एक सिंगल डिजिट में, हाई सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो रही है और आगे भी ऐसा ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके चलते अंडरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट भी इन्होंने कट किया है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा भरपूर एक्शन। आइए इसे एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हफ्ते के पहले दिन स्वागत किया जाए हमारे खास मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बंसल जी करें शुरुआत। सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द वीक है डेल्टा कॉप। 198 के अराउंड चल रहा है बट खरीदारी की राय है थोड़ा सा डिप में। 193 194 के अराउंड मिले तो खरीदे। 187 का स्टॉप लॉस लगाना है, 214 का वीकली टारगेट है। बट अनिल जी यहाँ पर कोई बाय एंड होल्ड करता है और 30 अप्रैल तक का नजरिया बनाता है तो 250 रुपए के लेवल्स मुमकिन है, उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना है 175 रुपए का। और अनिल जी कितनी बार ऑन एयर भी डिस्कस हुआ है कि कैसीनो से कोई पैसा कमा के नहीं जाता, द ओनली वे टू मेक मनी आउट ऑफ कैसीनो इज बाय ओनिंग इट। तो शेयर होल्डर बने इसका। ओनली लिस्टेड कैसीनो कंपनी है डेल्टा। गोवा में टोटल 15 कैसीनोज हैं, 5 इसके पास है और अभी इसकी जो ऑनलाइन वाली डेल्टा टेक गेमिंग है उसका भी IPO आना है, सेबी से इसको परमिशन मिल चुकी है। और अगर आप SOTP वैल्यूएशन करें तो 6700 का मार्केट कैप बनना चाहिए, तो अच्छी री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है। 30 अप्रैल का नजरिया बना के
₹250 के लक्ष्य के लिए डेल्टा कॉप में एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप ओवरवेट खरीदारी की राय, 214 का टारगेट इस वीक के लिए। और आप अप्रैल महीने के अंत तक यानी कि लगभग 5 हफ्तों का 6 हफ्तों का व्यू लेकर चले तो 250 का रखें टारगेट। तब स्टॉप लॉस आपको रिवाइज करके 175 का करना होगा। क्लोजिंग बेसिस पे राय बंसल जी की डेल्टा में खरीदारी की। कुणाल जी सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। कुणाल जी बाहर से पिंक और बंसल जी कोट के अंदर पिंक नजर आ रहे हैं दोनों पिंक ऑफ द हेल्थ। हाँ चलिए बताएं कुणाल जी, पिक ऑफ द वीक। अनिल जी देखिए, सुप्रभात आपको, सुप्रभात दीपांशु को। अनिल जी आपका ट्वीट मैंने पढ़ा, आज आप वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मना रहे हैं अनिल जी। तो अनिल जी इसीलिए गुलाबी कमीजें मैंने और राकेश जी ने आज धारण की अनिल जी। वाह वाह, क्या बात है। आप भी अपनी तरफ से अपना पूरा योगदान देश दुनिया की खुशी बढ़ाने में, और इसलिए हमने आज एक बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है दीप, जिसपे आप सब लोग अपनी राय दे सकते हैं। ट्वीट ये है कि आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पे आपका मूड कैसा होता है जी बिजनेस को देखकर। तो उस पर आप राय दीजिए कि एक तो ये कि हैप्पीनेस का ब्रेकआउट होता है, एक मतलब मूड खराब है सैडनेस का ब्रेकडाउन होता है, एक हैप्पी नॉट हैप्पी साइडवेज टाइप का। तो करिए अपनी अपनी राय दीजिए जी। कुणाल जी, तो आपने लास्ट ईयर क्या कोविड के समय में आपने कहा था बाकी सब तो होता रहेगा, अपनी हेल्थ और अपनी हैप्पीनेस तो आपके हाथ में ही है। उसमें क्या अपनी खुशी अपने पास अपने किसी और के हाथ में नहीं है। मतलब खुश रहना चाहें तो हम रह सकते हैं, मतलब हमने तो डिसाइड कर रखा है हम खुश रहेंगे बिल्कुल। बाकी तो क्या है, लाइफ में किसको समस्याएं नहीं है। एग्जैक्टली। जब तक जिएंगे तब तक समस्याएं, ऊपर जाने के बाद सबकी खत्म हो जाती है, फिर नीचे जो उन्हीं की रह जाती है। इसलिए जब तक जिएंगे तब तक समस्याएं रहेगी। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए जी। कुणाल जी बताएं। अनिल जी देखिए, इस पोल में तो अनिल जी 2 विकल्पों की तो अनिल जी जमानत जब्त होगी। एक ही विकल्प जीतेगा और वो है कि बड़ा ब्रेकआउट होता है अनिल जी खुशी का। जब कभी कोई व्यक्ति देखता है जी बिजनेस, चाहे बाजार कैसा भी हो, कितना भी गिरा हुआ हो, तो अनिल जी जी बिजनेस देखता है तो उसके हृदय प्रफुल्लित हो जाता है अनिल जी, इस पे कोई दो राय नहीं। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो आप भी हमारा हृदय प्रफुल्लित करने में योगदान करें। बताएं सर, इस हफ्ते का आपका पसंदीदा शेयर। अनिल जी देखिए, इस हफ्ते मैंने चुना है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को। स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट हमने शुक्रवार के ट्रेड में आते हुए देखा। तो मेरी राय में HAL को मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। 2740 2740 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट होगा 2870 रुपए का, दूसरा टारगेट 2920 रुपए का। तो 2920 के टारगेट के लिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में खरीदारी कराए। ओके, ये है आपके लिए राय HAL। आइए हिमांशु जी से भी ली जाए राय पिक ऑफ द डे के साथ। सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप। अनिल जी मुझे लगता है कि टाइटन में खरीदारी करके चला जा सकता है इस हफ्ते के लिए। काफी अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन लास्ट वीक हमने देखा, और गोल्ड के प्राइसेस में जिस तरह से फ्राइडे के सेशन में लेट सेशन में एक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है, ये स्टॉक एक बेनिफिशियरी रह सकता है। चार्ट फॉर्मेशंस भी काफी अच्छे बनते नजर आ रहे हैं। तो 2455 रुपए का क्लोज है, यहाँ पर खरीदारी करेंगे 2410 के स्टॉप लॉस के साथ। 2550 रुपए तक के टारगेट्स टाइटन में मैं इस हफ्ते में आते हुए देखने के एक्सपेक्ट रखता हूं। तो टाइटन इस हफ्ते के लिए पिक ऑफ द वीक। पिक ऑफ द वीक टाइटन है आपके लिए इस हफ्ते के लिए। आइए जैन साहब से भी ली जाए उनकी राय। जैन साहब बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात। यस अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और हैप्पीनेस वाला ट्वीट देखा और सब यूं ही खुश रहे। माहौल तो खराब है मार्केट्स का, बट फिर भी मुझे लगता है कि आपने जो बोला, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और सब मस्त रहे, और हम पूरी कोशिश करते ही हैं। और अब मैं एक बार शुरुआत करूंगा अपने जो लास्ट वीक की पिक्स है उससे। अपोलो हॉस्पिटल्स को मैंने सेल कॉल दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मार्केट में क्लियर कट बाइंग तो देखिए बाकी जेम्स देते हैं और दूसरे छोटे मिड कैप आइडियाज देते हैं, वो वैल्यू पिक्स के हिसाब से देते हैं, बट ओवरऑल सेल आइडियाज भी बहुत सारे हमारे सुमित जी लोग ने पूरी कमान संभाल रखी है। तो अपोलो हॉस्पिटल सेल कॉल था जो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया हुआ, अगेन करेक्शन के बाद ठीक लगता है। और जो अभी कुणाल जी ने हल की बात की थी, तो वैसा ही मेरा भी एक हल है, वो है भारत डायनामिक्स। अगेन जिस तरीके का 70,000 करोड़ का डिफेंस के ऑर्डर्स, तो मुझे लगता है सारे डिफेंस कंपनीज बहुत जबरदस्त करी, और वैसे भी PSUs अच्छे फ्लेवर में है। तो मैं अब इस वीक की भी जो पिक्स दे रहा हूं उसमें भी काफी सारे PSUs है। और एक है सबसे पहले तो एक OFSS
अगेन एक अच्छी आईटी कंपनी, बहुत बड़ी आईटी कंपनी और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस में ऊपर से काफी करेक्ट हुआ है, डाउनसाइड रिस्क कम लगती है, इसलिए मैं OFSS दिया हूं। और REC लिमिटेड अगेन एक PSU, गुजरात गैस वाले स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं और सारे के सारे आउट परफॉर्म किया मार्केट्स को। और HPBP यानी कि BPCL कर लीजिए आप, क्योंकि ऑलरेडी क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, एक अच्छा कॉन्ट्रैरियन कॉल के तरह और सेक्टर की तरह काम करेगा ऑयल एंड गैस। और एक फार्मा स्टॉक है एबर्ट इंडिया, जिसको हमने हमारे अभी लास्ट वीक क्लाइंट्स को भी अभी मतलब सैटरडे संडे को जो निकला पिक ऑफ द वीक के तौर पे भी दिया है, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेन स्टॉक है अगेन वो गैसेस की बात करें और हमारे कुणाल जी का फेवरेट लिंडे इंडिया। सो दिस इज माय मेन पिक। ओके, तो ये हैं सारे के सारे स्टॉक्स जो पसंद है जेंट्स आपको यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही। आइए सुमित जी भी हैं तैयार। सुमित जी बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार अनिल जी, इस हफ्ते के लिए बाय का स्टॉक जो मेरे रडार पे आया है वो है बाटा। बाटा के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट के बाद पुलबैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। डेली चार्ट के अंदर बाटा ने पिछले 3-4 दिनों के लो ब्रेक किए लास्ट वीक के अंदर। तो बाटा के अंदर जब तक अब 1400 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक और फ्रेश बिकवालीस में आने नहीं चाहिए और एक पुलबैक और एक बाउंस बैक बनना चाहिए इस हफ्ते में, जिसमें 1440 रुपए से लेके 1450 रुपए तक का मूव बाटा में ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो 1400 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाटा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 1440 1450 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए बाटा पर खरीदारी करने की राय।